कर रहे थे इसके पहले कि स्टॉक वेरिएबल्स या स्टॉक चर की और जो है प्रवाह चर। तो हमने कहा किसी भी चीज का जो मूल्यांकन या मेजरमेंट जब पॉइंट ऑफ टाइम या समय बिंदु पर किया जाता है तो वो स्टॉक वेरिएबल होता है, और जब किसी चीज का मेजरमेंट जो है पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है तो वो फ्लो वेरिएबल होता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि स्टॉक वेरिएबल में जैसे हम बात करें कैपिटल स्टॉक की, मनी सप्लाई की, मुद्रा आपूर्ति की, या श्रम शक्ति की, या फिर हम विदेशी जो ऋण है उसकी बात करें, तो ये सबका मेजरमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। तो ये जो है स्टॉक वेरिएबल्स है। फ्लो वेरिएबल जिनका एक पीरियड आता है, जैसे हमने कहा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, या हम जो है व्यय की बात करें, बचत की बात करें, निवेश की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रवाह चल रहा है। और इसी क्रम में जो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, जिसको हम अल्पकाल और दीर्घकाल कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट है। जैसे कि अल्पकाल क्या है, अल्पकाल में कुछ कांस्टेंट काम करते हैं, कुछ बाधाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्पादन के साधनों की, तो आप सभी जानते हैं कि उत्पादन के बहुत सारे साधन होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है, साहस है, टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन अगर हम अल्पकाल की बात करते हैं तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ ही साधन जो है वो परिवर्तनशील होते हैं, बाकी साधन फिक्स है। तो एक कांस्टेंट काम करता है अल्पकाल में, एक जो है रिस्ट्रिक्शन काम करता है, जिसमें हम सभी चर जो है वो वेरिएबल्स। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम दीर्घकाल की बात करें, तो दीर्घकाल में किसी भी तरह की कोई कांस्टेंट काम नहीं करता, अर्थात उत्पादन के जो साधन हैं वो सभी जो है परिवर्तनशील होते हैं। तो इस तरह से अल्पकाल और दीर्घकाल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है मैक्रो इकोनॉमिक्स का या समष्टि अर्थशास्त्र। इसी तरह से अगर हम समृद्धि दर की बात, समृद्धि क्या होती है? पहली चीज तो ये है कि समृद्धि एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, इसको हम जो है परिमाणात्मक माप करते हैं। और समृद्धि को कहते हैं यूनिडायमेंशनल चेंज या एक दिशीय परिवर्तन। तो एक तो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जिसको हम परिमाणात्मक माप कहते हैं, और दूसरा ये है वन डायरेक्शनल चेंज व वन डायमेंशनल चेंज। तो जब भी हम जैसे समृद्धि की बात करें तो जैसे जीडीपी या जो हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, अगर हम इसकी समृद्धि की बात करें, इसके वृद्धि की बात करें, तो हम कहते हैं कि भाई अगर हम प्रीवियस ईयर या पूर्व काल से और आज के समय में जो परिवर्तन आ रहा है वो जो है जीडीपी समृद्धि दर को दर्शाता है। और अगर हम जीडीपी का या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है करंट ईयर की क्या है 2000, अगर हम 21-22 की बात करें, या अगर हम 20-21 की बात करें प्रीवियस ईयर की, तो अगर करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दें और होल को प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें, तो हमें जो है समृद्धि दर पता चलता है, रेट आती है आप जीडीपी। तो अगर हम जीडीपी की ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो हमें जो है खासकर इसको निकालना पड़ता है। दूसरी जो बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम कहते हैं पीपीसी। पीपीसी एक लिमिट है, एक प्रोडक्शन की लाइन को डिसाइड करता है जिस पर संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। अब अगर कोई भी उत्पादक अर्थव्यवस्था के किसी भी पीपीपी के बिंदु पर है, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है उसके बिंदु पर है, तो वो अर्थव्यवस्था के संसाधनों का एक तरह से अनुकूलतम प्रयोग कर रहा है। और अगर वो पीपीसी के अंदर है तो इसका मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था में एक समग्रता से देखने की बात है कि अगर हम अर्थव्यवस्था के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग चाहते हैं तो हमें जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे उत्पादन की आवश्यकता होगी। और इसी क्रम में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में
एक बात आती है कि जो है आउटपुट गैप, तो आउटपुट गैप कैसे होता है? आउटपुट गैप या जो है हम कहते हैं उत्पाद अंतराल, इसका मतलब होता है जो हमारी पॉसिबिलिटी है व्यवस्था, पोटेंशियल आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो उत्पादन कर सकते हैं, और वास्तव में जितना हम उत्पादन करते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम आउटपुट गैप के नाम से जानते हैं या उत्पाद अंतराल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से इसके दूसरे जो कंपोनेंट है वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति और बेरोजगारी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कंपोनेंट में। तो हमारे दिमाग में आता है कि मूल्यों का बढ़ना, लेकिन मूल्यों का बढ़ना ही मुद्रास्फीति नहीं है। जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य आज कुछ है, कल कम हो गया, परसों फिर बढ़ गया, तो ये मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है जब मूल्यों में सतत वृद्धि होती है। और अगर हम अर्थव्यवस्था के टर्म्स में बात करें या अर्थशास्त्र के टर्म्स में बात करें तो एक टर्म आता है पूर्ण रोजगार। अर्थात स्फीति का जो प्रश्न है वो पूर्ण रोजगार के बाद शुरू होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर पूर्ण रोजगार के पहले मूल्यों में वृद्धि होती है तो उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। लेकिन जब उत्पादन में वृद्धि एक ऑप्टिमम लेवल तक हो जाती है, जिसके बाद उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती और उसके बाद मूल्य में वृद्धि होती है, तो वो स्थिति जो है मुद्रास्फीति कहलाती है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि हर तरह की वृद्धि मूल्य स्फीति नहीं है या मुद्रास्फीति नहीं, इन्फ्लेशन नहीं। जब सतत वृद्धि होगी वही इन्फ्लेशन कहलाएगी। और बेरोजगारी में भी बहुत सारे विवाद हैं। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो क्लासिकल और कीन्सियन, ये जो दो विचारधारा थी, तो क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे वो कहते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं होती। अब पूर्ण रोजगार, लेकिन बाद में कीन्स आए, उन्होंने कहा नहीं, अर्थव्यवस्था में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, अर्थात अपूर्ण रोजगार है या इसको अभी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से रोजगार मिल रहा है। तो इन दोनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं पूर्ण रोजगार की, तो यहाँ पे जिसको हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं और दूसरी होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहता है, अर्थात काम मिल रहा है अर्थव्यवस्था में और दी हुई मजदूरी दर पर वो काम नहीं करना चाहता है, तो उसको हम बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं रखते। वो क्या है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, मतलब खुद अपनी इच्छा से बेरोजगार है, तो उसको हम बेरोजगार नहीं करेंगे। लेकिन कीन्स कहते हैं नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिल पाता, तो उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी बेरोजगारी की बात आती है तो वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में आती है या अनैच्छिक बेरोजगारी के संदर्भ में। और जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती, अर्थात दिए हुए मजदूरी दर पर जो भी लोग कार्य करना चाहते हैं उनको कार्य मिल जाता है। तो ये जो है इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा रिलेशन है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो इस तरह से एक ट्रेड ऑफ, इसमें हम लोग बात करेंगे। फिलिप्स का इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत, जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच को संबंध है उसकी चर्चा करते हैं। इसी क्रम में जो दूसरी बात है वो है व्यापार चक्रों, बिजनेस साइकिल जिसको कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। व्यापार चक्र क्या होते हैं? व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में होने वाले फ्लक्चुएशंस या उतार चढ़ाव, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी का जो मूवमेंट वो ये दिखाता है कि हम सही स्थिति में, उसी तरह से अर्थव्यवस्था में जो फ्लक्चुएशंस है, अगर अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव है तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था सही डायरेक्शन में जा रही है। तो बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्र के कुछ चरण होते हैं जिसको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी इसको जानना जरूरी है
क्योंकि ये समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है। जो पहला चरण होता है, जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो आर्थिक क्रियाओं में प्रसार होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो प्रसार धीरे धीरे उसका एक टॉप पॉइंट होता है, पीक पॉइंट होता है, वो पीक पॉइंट तक पहुंचता है और इसके बाद आर्थिक क्रियाओं में जो है गिरावट शुरू हो जाती है और उस गिरावट को जो है हम रिसेशन कहते हैं। और गिरावट अगर वो लगातार होती है, वो जो है अर्थव्यवस्था में संतुलन से नीचे आ जाती है, तो वो स्थिति जो है अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति या मंदी की स्थिति कहलाती है। और इसके बाद अर्थव्यवस्था में जब हम जो है निवेश को बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन होता है और अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ता है, तो फिर रिकवरी की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो अर्थव्यवस्था में जो प्रसार है, ये जो शीर्ष बिंदु है, ये जो रिसेशन है, जो मंदी है और इसके बाद जो पुनरुद्धार है जिसको रिकवरी कहते हैं, ये जो चरण है आर्थिक क्रियाओं के, इसको हम जो है व्यापार चक्र के नाम। अगर अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था की गति ठीक नहीं। आर्थिक क्रियाएं हमें बताती हैं कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है या समष्टि आर्थिक नीतियां हैं वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें थी कुछ जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है, जिनका ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आगे जो पॉलिसी इश्यूज हैं उस पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अब जो अगली बात है जो हमारा सिलेबस है, वो बात है नेशनल इनकम अकाउंटिंग या राष्ट्रीय आय के गणना की बात होती है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है राष्ट्रीय आय है क्या। राष्ट्रीय आय से जुड़े बहुत सारे जो है कंपोनेंट है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी है। तो मैं जो अपनी बात की शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जिसको हम शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जो जीडीपी है क्या दोस्तों, ये जो जीडीपी है ये कोई और सेवाएं अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूस की जाती हैं या उत्पादित की जाती हैं, उनका जो बाजार मूल्य वो जीडीपी के। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है जिनका ध्यान हमें रखना जरूरी है। ये जो वस्तुएं और सेवाएं होंगी वो कैसी होंगी, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होंगी, ना कि इंटरमीडिएट। अब आगे हम लोग इसकी बात करेंगे कि फाइनल गुड्स सर्विसेज क्या होती है और इंटरमीडिएट गुड्स सर्विसेज क्या होती है। तो जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी क्या है, एक बाजार मूल्य इसका, जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के बाउंड्री में होता है। और इसका जो समय होता है वो होता है एक अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आप सभी जानते हैं कि जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, अगर हम जो इसको फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं या जिसको हम जो है लेखांकन वर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो एक लेखांकन वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका जो बाजार मूल्य है वो हम जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में उसको हम जानते हैं। अब ये बात आती है कि अर्थव्यवस्था की जो डोमेस्टिक ट्रेजेक्टरी है या जो घरेलू क्षेत्र है, तो उस घरेलू क्षेत्र के अंदर चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर्स हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, सबकी गुड्स एंड सर्विसेज को हम शामिल करते हैं जीडीपी में। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और इसी तरह से जब जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें भी कई तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस था, इसी तरह से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी
हम ग्रॉस में से ह्रास या डिप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं। डिप्रिशिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है एनडीपी, या इसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ कंपोनेंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है जैसे नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, जिसको हम जो है वास्तविक जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर हम इसका एक फार्मूला है जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी वास्तविक जीडीपी जो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या इन्फ्लेशनरी मेजरमेंट है, उसको निकालने का तरीका है, मतलब उसको हम हटा देते हैं। अब वो कैसे हटाएंगे कि जब जीडीपी जो हमारे करंट ईयर की, अगर हम 2021-22 की बात करें तो 21-22 में जो हमारी जीडीपी है, अगर हम उसको बेस ईयर इंडेक्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो राष्ट्रीय आय कर है उसको कैलकुलेशन का एक बेस ईयर होता है। जैसे वर्तमान में 2011-12 को जो है बेस ईयर के रूप में चयन किया गया है। तो इस तरह से अगर हम वास्तविक जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो हमारी वर्तमान समय की जीडीपी है, वर्तमान वर्ष की जीडीपी है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस ईयर करंट ईयर इंडेक्स। तो बेस ईयर इंडेक्स हमेशा जो है 100 होता है, और जो करंट ईयर इंडेक्स होगा उससे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी रियल जीडीपी है। तो रियल जीडीपी इसलिए जरूरी होती है कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, एक वास्तविक पिक्चर अर्थव्यवस्था की प्रस्तुत करती है। और अगर हम रियल जीडीपी की बात नहीं करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा उत्पादन जो है वो स्थिर होता है, लेकिन हमारे चूंकि प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये जो इल्यूजन है, जो ये भ्रम है, इसको हटाने के लिए हम रियल जीडीपी की गणना करते हैं, और रियल जीडीपी से हमें अर्थव्यवस्था की गति या उसकी समृद्धि की जो वास्तविक पिक्चर है वो मिलती है। तो ये बात बड़ी जरूरी है कि जो है हम कैसे कैलकुलेट करें रियल जीडीपी को, और रियल जीडीपी की अर्थव्यवस्था का एक सही जो है मेजरमेंट है। इसी तरह से हम बात करें, ये तो बात में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसकी बात हो गई। और इस संबंध में हमने बात की कि जो नॉमिनल और रियल जीडीपी है, और कैसे नॉमिनल जीडीपी से हम लोग अच्छे से अर्थव्यवस्था के जो समृद्धि है उसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी की जरूरत महसूस होती है। एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है, इसके भी बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अवस्फीतक हिंदी में कहते हैं इसको। ये इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था की जो नॉमिनल जीडीपी, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, नॉमिनल का मतलब है जो हमारी करंट ईयर की जीडीपी, तो उसको अगर हम रियल जीडीपी, जो वास्तविक जीडीपी है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक जीडीपी डिफ्लेटर हमें मिल जाता है, जो अर्थव्यवस्था में होता है वास्तविक जीडीपी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई जीडीपी की या सकल घरेलू उत्पाद की। इसी क्रम में अगर आप बात देखें तो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो क्या होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर या जो उसका घरेलू क्षेत्र है, उसमें जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं की जब हम बात करते हैं तो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उनका जो बाजार मूल्य होता है, ठीक है, वो जीएनपी कहलाता है। लेकिन अब इसमें
एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसको हम ऐड करते हैं। तो इसका मतलब है NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्थात जो विदेश से हमें आय मिलती है। विदेश से कैसी आय मिलती है? हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ आयात करते हैं, कुछ निर्यात करते हैं। तो अगर हमारा जो है निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है, तो हमें सरप्लस मिलता है। घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही थे, उनका जो बाजार मूल्य है वो होता है टोटल अमाउंट, और प्लस NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमारी नेट इनकम आ रही है या निवल निर्यात जिसको कहते हैं, इसको अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो हम उसको GNP कहते हैं। तो GDP और GNP में बस इतना सा डिफरेंस है कि GDP में सिर्फ हम डोमेस्टिक बाउंड्री को लेते हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत जो उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का हो रहा है उसको लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो उसमें हम जो है निवल निर्यात या इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको भी शामिल करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई GNP है क्या, तो GNP कुछ नहीं है। GDP में अगर हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या GDP प्लस निवल निर्यात अगर हम बात करें, इसको जोड़ देते हैं तो हमें GNP मिल जाती है। अब इसमें बात आती है कि भाई GNP और GDP क्या इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उसकी कंडीशंस है। GNP GDP के इक्वल हो सकती है जब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो शून्य, जीरो। वो कब जीरो होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल होगा। इफ X will be equal to M, यदि हमारा आयात निर्यात के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में GNP GDP में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अर्थात NIFA जिसको हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो जो है शून्य। और अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो विदेशों से हमें आय मिल रही है, जिसको हम निवल निर्यात कहते हैं, वो अगर पॉजिटिव, तो ऐसी स्थिति में GNP GDP से ज्यादा होगा। और अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या निवल निर्यात जो है वो निगेटिव होता है, तो GNP जो है GDP से कम हो सकती है। तो ये सारी संभावनाएं हैं। GNP GDP के इक्वल भी हो सकती है। तो ये हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है, और उसमें क्या संभावनाएं होती हैं उसको भी हमें जानना जरूरी है। अब तो दूसरी बात है कि जो GNP है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मापन कैसे किया जाए, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसके मापन के लिए 3 विधियां। जो पहली विधि है उसको हम कहते हैं इनकम, जो आय हिंदी में। दूसरी जो विधि है उसको कहते हैं व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। और जो तीसरी विधि है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसको उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों GNP का जो मापन है वो इन 3 विधियों के द्वारा हम करते हैं, और इन 3 विधियों के अलग अलग पैरामीटर्स में कैसे उनको देखते हैं, तो 1 बाई 1 हम लोग जो है इसके बारे में विचार करते हैं। तो पहली जो बात है वो ये है कि जो आय है क्या? अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन है, अभी उत्पादन के जो विभिन्न साधन है उनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो उत्पादन के साधनों में जैसे अगर हम बात करें भूमि की, लैंड की, तो लैंड को हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं, हम उनको लगान देते हैं। इसी तरह से लेबर जो हमारा उत्पादन का साधन है उसको हम वेजेस एंड सैलरीज भी के रूप में भुगतान करते हैं। इसी तरह से जो कैपिटल है उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन, उसको हम ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। और इसी तरह से प्रॉफिट भी जो है, जो एंटरप्रेन्योर का पार्ट है, वो एंटरप्रेन्योर को देते हैं। बात करें कि राष्ट्रीय
जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसकी गणना कैसे की जाए आय विधि से, उसमें हम इन्हीं कंपोनेंट को जोड़ देते हैं, जिसमें हम लगान क्या कितना है अर्थव्यवस्था में, जो मजदूरी और सैलरी कितनी है, वेतन कितने हैं, और इसके बाद ब्याज कितना हम दे रहे हैं और लाभ कितना है, और इसके साथ ही साथ जो है NIFA जो नेट इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयड, जिसको हम निवल ले जाते हैं। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में इन कंपोनेंट को हम जोड़ देते हैं तो हम कहते हैं कि ये इनकम मेथड है GNP के कैलकुलेशन का। तो GNP का कैलकुलेशन हमें मिल जाता है कि वास्तव में GNP कितनी है। हम उसमें लगान को, ब्याज को, मजदूरी को, वेतन को, लाभ को और निवल निर्यात, तो ये चीजें हमें दर्शाती हैं कि आय विधि से हम GNP को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जो विधि है GNP के कैलकुलेशन की, वो होता है व्यय विधि। व्यय विधि में क्या क्या चीजें होती हैं, व्यय के कौन कौन व्यय करता है, इसको हमें जानना जरूरी है। एक तो कंजम्पशन होता है, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, हम जैसे लोग जो व्यय करते हैं वो एक तरह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो व्यय विधि में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो कंजम्पशन है वो भी उपभोग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसको हम C से डिनोट करते हैं, वो हमारा एक कंपोनेंट है। इसी तरह से निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे खासकर जो है वो भी व्यय का एक पार्ट है। कहीं भी अगर हम निवेश करते हैं तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो रहा है, तो जिस चीज ठीक है। और तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी कई तरह के एक्सपेंडिचर करती है, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में भी, और जो है अगर आप बात करें कि फंक्शन जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको जो है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। और इसमें अगर हम नेट एक्सपोर्ट प्लस एक्स माइनस एम, एक्स क्या है एक्सपोर्ट, जिसको हम निर्यात कहते हैं, और निर्यात की जो वैल्यू है उसमें से अगर हम आयात की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो उसको हम निवल निर्यात कहते हैं। तो अगर हम उपभोग को हम जो खर्च करते हैं, अगर उपभोग को खर्च करते हैं, निवेश पे करते हैं, और इसके बाद सरकारी खर्च होता है जिसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और प्लस नेट एक्सपोर्ट जो निवल निर्यात है। अगर इनको हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो वैल्यू है उसकी गणना है वो मालूम हो जाती है, और ये विधि कहलाती है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो इनकम और एक्सपेंडिचर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वही एक्सपेंडिचर है। इंटरकनेक्शन वो एक देखने का तरीका है GNP के डिफरेंट एंगल्स से GNP को देखने का तरीका है, और दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि व्यय भी बहुत जरूरी है और आय भी बहुत जरूरी है। अगर आय को हम व्यय नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मांग की कमी आ जाएगी। अभी जैसे कि कोविड के ड्यूरेशन में भी ये चीजें आई कि अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ बढ़ी और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट काफी कम हो गई। तो उसका रीजन ये था कि मांग में लोगों की इनकम बंद हो गई, और इनकम बंद होने से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमी, और डिमांड की कमी कहीं ना कहीं फिर निवेश और उत्पादन में कमी आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में लिक्विड मनी, एक तरह से कैश ट्रांसफर जो है वो अर्थव्यवस्था में खासकर मांग का सृजन कर रहा है। तो आय और व्यय ये GNP को देखने के दो नजरिए, कहने का मतलब है आय मेथड और व्यय। ये जो तीसरा मेथड होता है आज की GNP के मेजरमेंट का, वो है प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है किसी थर्ड व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू ये उसको बेचता है। तो जो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट जो है गुड्स, कुछ गुड्स होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम आटे की बात करें तो आटे को हम डायरेक्ट रोटी बनाने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
आटे को हम ब्रेड भी बना सकते हैं, ब्रेड से कुछ और चीज़ बना सकते हैं। तो अगर आटे का डायरेक्ट कंजम्पशन हो रहा है तो वो जो है फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर वो ब्रेड बना के ब्रेड से कुछ और चीज़ें बन रही है तो वो एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में हो रहा है। तो खासकर वैल्यू एडिशन में हर स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड होती है, ए से बी में एडिशन को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो है वो वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है, और जो वैल्यू एडेड होगा वही जीएनपी होगा। और आपको दोस्तों याद होगा कि जो वैल्यू एडेड टैक्स भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर वैट जिसके नाम से जो हम जानते हैं जिसको, वो भी इसी मेथड पे ही बेस्ड है, जो वैल्यू एडेड टैक्स है। तो वैल्यू एडिशन जो है हर स्टेज पे कितना होता है, अगर उनको जोड़ दें तो हम जीएनपी की गणना कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, या जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तो इस तरह से जीएनपी की गणना की ये 3 मेथड हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कुछ देशों में ये जो है मिक्स मेथड के रूप में भी जीएनपी की गणना में ये यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी है। जैसे बात होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार में। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर या फैक्टर कॉस्ट पर या साधन लागत पर ये क्या होता है, इसको हमें जानना जरूरी है। अगर हम बात करें जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, अगर जीडीपी एमपी, जीडीपी जिसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य पर जो जीडीपी में मिलती है, उसमें हम निवल निर्यात को जोड़ देते हैं, NIFA जो हम कहते हैं नेट इनकम, अर्थात बाजार मूल्य पर जो जीएनपी मिलती है वो कुछ नहीं है बल्कि जो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनकी मार्केट वैल्यू, एक फाइनेंशियल ईयर, और प्लस जो हमारी निवल निर्यात NIFA जिसको कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जीएनपी एमपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य में मिल जाए। इसी तरह से जीएनपी साधन लागत पर भी होती है, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। अगर हम जो हमारी जीएनपी एमपी जो बाजार मूल्य पर हमारी जीएनपी है, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्थात जो अप्रत्यक्ष कर गवर्नमेंट लगाती है उसको माइनस कर देते हैं, तो घटा देते हैं, और प्लस जो अनुदान सब्सिडी जिसको कहते हैं उसको ऐड करते हैं। तो अगर हम जीएनपी एमपी में से मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दें, घटा दें, और सब्सिडीज जो हमारे अनुदान जोड़ दें तो हमें जीएनपी जो है साधन लागत पर प्राप्त। तो ये मार्केट प्राइस साधन लागत इसमें जो है जैसे हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह से एनएनपी का कॉन्सेप्ट एक आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट को हमेशा जो है कैलकुलेट करने के लिए हमें समग्र जो जीएनपी है, जीएनपी एमपी, उसमें से हमें ह्रास को जाना, अर्थात जो डिप्रिसिएशन उसको अगर हम जीएनपी एमपी में से माइनस कर देते हैं तो हमें जो है एनएनपी मिल जाती है, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर इसी क्रम में हम एनएनपी एफसी जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हम कैलकुलेट करने के लिए एनएनपी एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस है या बाजार मूल्य पर जो निबल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम माइनस कर दें और अनुदान की राशि को जोड़ तो हम जो है एनएनपी एफसी प्राप्त करते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट में चाहे वो जीएनपी हो चाहे वो जीडीपी हो, उसमें दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। एक की गणना हम मार्केट प्राइस पे करते हैं जिसको हम बाजार मूल्य कहते हैं, और दूसरी की गणना जो है वो हम फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं जिसको हम साधन लागत कहते हैं। क्योंकि कोई भी उत्पाद जब बाजार में आता है और बाजार में आता है तो दो चीज़ें होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है
और गवर्नमेंट दो काम करती है, एक तो टैक्स लगाती है और दूसरा अनुदान। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी गरीब बस्ती में देना है, किसी बीपीएल कम्युनिटी को उसको सर्व करना है, तो गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर उत्पाद पे अनुदान दे सकती है। या गवर्नमेंट कहती है कि अगर उस उत्पाद की लागत ज़्यादा आ रही है और गवर्नमेंट कहती है उस लागत से कम रेट पर आप प्रोडक्ट सप्लाई करिए और जो घाटा होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे, तो दैट इज सब्सिडी, वो अनुदान होता है। तो जब भी हम जीएनपीएमपी या जीडीपीएमपी और जीडीपीएफसी या जीएनपीएफसी की बात करते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो इसमें आता है कि हम टैक्स और अनुदानों की राशि उसमें डिफरेंस लाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो ये आप लोग देखिएगा इसको, और आगे जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे अभी कुछ प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, और इसके बाद राष्ट्रीय आय के निर्धारण के जो सिद्धांत है उसमें क्लासिकल भी है इनकम डिटर्मिनेशन की, और इसके बाद पेंशन की। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और इस तरह से एक समग्रता में हम अपने इस सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्दी ही हम लोग दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत